नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन की, तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुलाकात की। आपको बता दें, अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचकर योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की। मुलाकात के बाद अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को योगी सरकार आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के माध्यम से आगे बढ़ा रही है। उन्होंने योगी सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश पिछले 9 वर्षों में भयमुक्त, माफिया मुक्त होकर सांस्कृतिक विकास और लोक कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। अनुराग ठाकुर ने आगे ये भी कहा कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के निर्माण की दिशा में राज्य सरकार के प्रयास अभिनंदनीय हैं। सीएम से मुलाकात कर उन्होंने ये बात कही। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा ने संगठन से लेकर विपक्ष के आरोपों तक कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी है। रोहित मिश्रा ने कहा कि बीजेपी में जिम्मेदारी जाति या परिवार के आधार पर नहीं, बल्कि कार्यकर्ता की मेहनत और क्षमता के आधार पर दी जाती है। उन्होंने कहा कि जिस संगठनात्मक नर्सरी से वो आए हैं, वहां एक सामान्य कार्यकर्ता भी अपनी मेहनत के दम पर प्रदेश स्तर की जिम्मेदारी हासिल करता है। विपक्ष के ब्राह्मण उत्पीड़न के आरोपों पर पलटवार करते हुए रोहित मिश्रा ने कहा कि अगर एक सामान्य कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाना उत्पीड़न है, तो ऐसा उत्पीड़न लगातार होना चाहिए। उन्होंने विपक्ष पर धार्मिक मुद्दों पर दोहरे मापदंड अपनाने का भी आरोप लगाया। हमारे संवाददाता से उन्होंने और क्या खास बातचीत की, चलिए आपको सुनाते हैं। जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। रोहित जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है। छात्र राजनीति से अब प्रदेश की राजनीति में आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हो गए हैं आप। 2027 का विधानसभा चुनाव है, ऐसे में कितना चैलेंजिंग देख रहे हैं और ये जिम्मेदारी कितनी? जिम्मेदारी हमारी जो पार्टी है, ये जिम्मेदारी एक दायित्ववान लोगों को देती है। और मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, तो हम लोग जिस बगिया से आए हैं, वहाँ तो हमारा मंडल का कार्यकर्ता भी अगर वो भी प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया जाए, तो मुझसे कम काम नहीं करेगा। ये उस नर्सरी से सीखे लोग हैं। आज पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो कुछ देखा समझा जरूर होगा। इन युवाओं के दम पे, इनके तेवर के दम पे, विकास के दम पे और मोदी जी के 2047 के विजन को लेके आज तक जितनी सरकारें आपने देखी होंगी, वो 5 साल का अपना विजन देती है। पहली ऐसी सरकार है जिसने ये कहा कि हम 2047 विकसित भारत की कल्पना को लेके आगे बढ़ना है। तो उन बातों को लेके, स्वरोजगार के मुद्दे को लेके और विकास सुशासन जो हुआ है इस सरकार के साथ, उसे लेके हम जनता के बीच जाएंगे और अभूतपूर्व समर्थन हमें मिल रहा है। युवा कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। युवा वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। क्या रणनीति है? रणनीति का केवल इतना मतलब है कि जो हमने काम किया है, जो हमारी सरकार ने काम किया, अभी तक विकास का काम किया, एयरपोर्ट इतने बनाए, इतने एक्सप्रेसवेज बनाए, साथ ही साथ स्वरोजगार के जितने अवसर प्रदान किए, इसको लेके उनके बीच में जाना है। और ऐसा नहीं है कि अब तो हर व्यक्ति के हाथ में जो मोबाइल फोन है वो पूरी दुनिया देख रहा है, तो उत्तर प्रदेश को देखने के लिए बहुत अलग आंखों की आवश्यकता नहीं है। वो अपने घर में बैठेगा और वो सब कुछ जान रहा है। उन बातों को लेके केवल उनके तक पहुंच जाना है कि अब जब वो कुछ पैसा कमाता है तो अपने घर में लेके आता है, वो किसी को हफ्ता नहीं देता। वो एक अगर चेन पहनता है तो कोई आके चेन स्नैचिंग नहीं कर लेता, बाइक पुलिंग उसके साथ नहीं हो रही है। तो इन सब बातों को हम उनके बीच में लेके जाएंगे और 2012 से 17 तक जितना आतताई लोगों ने यहाँ पे काम किया है, वो अभी जनता भूली नहीं है। हो सकता है वो हमारा जो युवा वोटर है वो ना देखा हो, लेकिन उसके परिवार वालों ने वो पीड़ा जरूर झेली है। हम उसे लेकर जाएंगे कि आयोग का भ्रष्टाचार कितना गलत हुआ, लोगों की नौकरियां किस तरह खाई गई, विकास के नाम पे विनाश किस तरह किया गया, ये सब लेके जनता के बीच जाएंगे और युवाओं का भूतपूर्व समर्थन पाएंगे। आप ब्राह्मण जाति से आते हैं, विपक्ष ये आरोप लगाता है कि इस सरकार में ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, क्या कहेंगे? अगर एक सामान्य बच्चे को उठा के और प्रदेश का अध्यक्ष बना देना जात के आधार पे, अगर आप देखेंगे तो मैं जात से ब्राह्मण हूँ, गर्व है मुझे इस बात पे। अगर ये उत्पीड़न है तो मुझे लगता है कि ब्राह्मणों का इस तरह उत्पीड़न तो होते रहना चाहिए। और अगर बात वो लोग करते हैं कि हमारी तो जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं वो हमारे लिए इतने पवित्र हैं कि उसको अगर हम सर पे लेके चलते हैं तो ताज की तरह मानते हैं। जब रामचरितमानस की प्रतियां उनके कोई कैबिनेट मंत्री फाड़ रहे थे, तब उस पर एक बार बोली नहीं निकली।
ब्राह्मणों की बहन बेटियों को छेड़ने की बात की जा रही थी, तब उस पर किसी की बोली नहीं निकली। एक राष्ट्रीय प्रवक्ता इस पार्टी के जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो जो शब्द प्रयोग करते हैं मैं वो कह नहीं सकता महिलाओं के लिए, तब इनको चिंता नहीं होती। आज ब्राह्मणों की चिंता है। ब्राह्मणों ने ये तय किया था पहले भी कि राष्ट्र सर्वोपरि है, और हम तो उन ऋषियों के वंशज हैं जिन्होंने अपने शरीर को प्रयोगशाला बना के अपना शरीर तक दान कर दिया। तो ये तो बड़ी छोटी बात है। वो हमारी चिंता ना करें, हमारे समाज की चिंता ना करें। हमारा समाज राष्ट्र पर सर्वोपरि की भावना के साथ काम करता है और वो आगे भी करता रहेगा। अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, इसका असर भी 2024 के चुनाव में देखा हमने। अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी अगर चुनाव जीती तो संविधान बदल देगी। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या पीडीए की काट आप लोगों ने निकाली है, और इन तमाम आरोपों का जवाब किस तरीके? अब आप केवल इतना सोचिए कि हम तो एक दीपक से शुरू ही पार्टी हैं, राजकमल के फूल में परिवर्तित हुए, लेकिन हम ये आज भी आपसे कह रहे हैं, पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि हम भाजपा के सुशासन के नाम पे वोट मांगेंगे। हम किसी पार्टी का नाम नहीं बदलने जा रहे हैं। इन्होंने पहले समाजवादी पार्टी के नाम पे वोट मांगा। जब इन्हें ये पता हो गया कि अगर हम ये बात करेंगे कि हम समाजवादी पार्टी के नाम पे वोट मांगेंगे तो लोगों को वो सारे इनके सुशासन नहीं कुशासन याद आएंगे कि किस तरह लोगों का उत्पीड़न हुआ। तो अब ये एक नया शगुफा दे रहे हैं, वो पीडीए के नाम का है, और वो भी बस हवा ही हवा है, और युवा मोर्चा उसमें एक छेद कर देगा। ये पूरा का पूरा इनका गुब्बारा फूट जाएगा, ये मानिए। जिन्होंने जो गलत एक नया डिबेट और डिस्कोर्स खड़ा किया कि हम संविधान बदल देंगे, संविधान के हमसे ज़्यादा रक्षक आज तक लोग हो ही है नहीं। हम तो एक निशान, एक विधान और एक प्रधान को लेकर चलने वाले लोग हैं, एक करने वाले लोग हैं, इस संपूर्ण भारत को एक मत में बांधने वाले लोग हैं। हमने वो करके दिखाया है। इनके पीडीए का गुब्बारा भी इसी बार फोड़ेंगे हम। देखिए, जिस तरीके से 2027 विधानसभा चुनाव की बात की जाए, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, वहीं दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर आजाद, असदुद्दीन अवैसी, एक तीसरा मोर्चा भी तैयार हो रहा है। पूरा विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती? ये विचारों के नाम पे एकजुट नहीं हुआ है। इनके पास कोई विचार नहीं है, इनके पास कोई व्यक्तित्व नहीं है, इनके पास कोई विचारधारा नहीं है। ये केवल इस नाम पे कि जात के नाम पे लोगों को ठग लें। ये गठबंधन थोड़ी, ये तो ठगबंधन है। ये जात के नाम पे ठगना चाहते हैं, वर्ग के नाम पे ठगना चाहते हैं, संप्रदाय के नाम पे ठगना चाहते हैं, पंथ के नाम पे ठगना चाहते हैं। ये हम तो जिस नर्सरी से पढ़ के आए वहाँ पे ये हमें बताया गया कि तुम जातिवाद से तोड़ोगे, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। तो ये केवल ये कहते रहें, जातियों के नाम पे तोड़ते रहें, और हम भारत एक का नारा देकर मोदी जी के विजन को लेकर, योगी जी के सुशासन को लेकर पुनः वापसी कर रहे हैं। मैं अपनी बात फिर से वही दोहरा रहा हूँ। एक आखिरी सवाल, राम मंदिर प्रकरण को लगातार विपक्ष मुद्दा बना रहा है 2027 विधानसभा चुनाव का। इसको लेकर अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं, सीसीटीवी चोरी हुआ, करोड़ों का चढ़ावा चोरी हुआ, ये तमाम चीजें हैं। इन तमाम आरोपों का जवाब भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से देगी? क्या इसका नुकसान आपको 2027 के विधानसभा चुनाव में? मैंने भी कुछ उसमें धन जो हमारी हैसियत रही होगी मैंने दिया होगा, आपने भी दिया होगा, पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ। लेकिन हमारी और आपकी दोनों की अगर इच्छा शक्ति और वो धन मिला लिया जाए तो उतना बड़ा राम मंदिर बन नहीं सकता। मैं तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहा हूँ, पूरे आत्मविश्वास के साथ ये कह रहा हूँ कि मेरा पैसा उस मंदिर में लगा था और मुझे वो मंदिर दिखता है। चोरी हुई, सहमत हैं इस बात से, इससे कोई इनकार नहीं है। लोगों को जेल भेजेंगे और हमारा पैसा आज भी उस राम मंदिर में लगा हुआ है। हम चंद रुपयों से, चंद सिक्कों से हमारी आस्था नहीं टूटने वाली। उन लोगों को जेल भेजेंगे। इनकी तरह हम आयोग बेचने वाले लोग नहीं हैं कि पूरा आयोग बेच देंगे। उनको जेल भेजेंगे और कोई मुद्दा नहीं है। आस्था आज भी नहीं डिगी, कल भी नहीं डिगेगी और भविष्य में भी नहीं डिगी थी, भूत में भी नहीं डिगी थी। तो ये तय है कि राम मंदिर का मुद्दा है, ये उसको भुनाना चाहते हैं, और ये लोग भुनाना चाहते हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई, वो लोग भुनाना चाहते हैं जो आज भी दर्शन करने के नाम पे कई कई विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दे रहे हैं। तो आप कम से कम राम की बात करके इस तरह अपने आप को खुद ना घेरे में खड़ा करें। हम तो मान रहे हैं ना कि अगर गलती हुई तो गलती सुधारेंगे। ये हमने कहीं नहीं कहा किसी के बचाव में कि हम आगे खड़े हो गए। जो लोग गलत किए होंगे उनको, चोरों को भेजा जाएगा वहां पे, और मेरा पैसा, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि मेरा पैसा वहां लगा है। और जिसको ये दिक्कत है, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपसे कह रहा हूं, वो अपनी रसीद ला कर दे। अगर उसे लगता है कि उसका पैसा चोरी हुआ तो युवा मोर्चा पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा है कि उनका पैसा उसे युवा मोर्चा वापस करेगा। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे। उनका कहना है युवा मोर्चा पूरी जिम्मेदारी के साथ 2027 विधानसभा चुनाव में काम करेगा और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। वक्फ संपत्तियों को लेकर देश में सियासी और धार्मिक बहस तेज हो गई है। आपको बता दें, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड में कथित बड़े घोटालों का आरोप लगाया है। मौलाना ने कहा कि अगर वक्फ संपत्तियों की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो कई बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। उन्होंने इसकी तुलना राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से करते हुए कहा कि वक्फ संपत्तियों की जांच में उससे भी बड़ा मामला सामने आ सकता है। वहीं शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास ने भी वक्फ जमीनों पर अवैध कब्जों की बात स्वीकार करते हुए हर जांच की मांग की है। इस पूरे मुद्दे पर सियासत और तेज हो गई है। यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने भी सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, जबकि बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने कानून में बदलाव किए हैं। अब वक्फ संपत्तियों की जांच और सुरक्षा को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला अभी थमा भी नहीं था कि अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में अरबों खरबों के घोटाले का आरोप लग चुका है। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि देश भर में वक्फ की जमीनों और संपत्तियों में अरबों खरबों रुपए की गड़बड़ी हुई है। मौलाना शहाबुद्दीन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। अपने पत्र में उन्होंने लिखा, वक्फ की जमीनें गरीब मुसलमानों, महिलाओं, बच्चों, जरूरतमंद और बेसहारा लोगों की मदद के लिए दी गई थी। इन जमीनों से होने वाली आमदनी इन्हीं लोगों पर खर्च होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। जमीनों की खरीद बिक्री का गलत कारोबार समाजवादी पार्टी की सरकारों के दौरान सबसे ज्यादा बढ़ा। सुन्नी और शिया दोनों वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार लोगों ने वक्फ की जमीनों को बेचा। वक्फ बोर्ड द्वारा बेची गई सभी जमीनों की जांच कराई जाए और जो भी दोषी मिले उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अगर वक्फ बोर्ड की सही तरीके से जांच हुई तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले से भी बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। मौलाना के इस बयान के बाद राजनीतिक और धार्मिक हलकों में बहस छिड़ चुकी है। शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास ने भी माना कि वक्फ की जमीनों पर अवैध कब्जों की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। कि हमारी मुस्तकिल इस बात की डिमांड रही है और सरकार से यही हम चाहते हैं कि जो वक्फ बोर्डें हैं इनकी जांच होना चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड में जो मामलात हैं वो बिल्कुल किसी भी तरीके से परफेक्ट नहीं है। और आज नहीं बल्कि सालों से इसी डिमांड को हम लेके चल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में धांधलियाँ हो रही हैं, वहाँ जो ज़मीनें हैं उनके ऊपर नाजायज़ कब्जे किए जा रहे हैं और इसी तरीके से कुछ ज़मीनें हैं जो सरकार के भी कब्जे में हैं। लिहाजा उसमें ट्रांसपेरेंसी के साथ जांच हो और जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। वहीं ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने आरोपों को किसी एक सरकार तक सीमित नहीं माना। उन्होंने कहा कि अलग अलग दौर में वक्फ संपत्तियों में गड़बड़ियां होती रही हैं। खाली समाजवादी पार्टी के जमाने में नहीं, बल्कि हर पार्टी के जमाने में जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं यही सुन रहा हूँ, यहाँ वक्फ लूट गया, यहाँ वक्फ बिक गया, यहाँ अलम चोरी हो गया, यहाँ के ऊपर जमीन बिक गई, वहाँ कॉम्प्लेक्स बिक गया, वहाँ कब्रिस्तान के ऊपर कॉम्प्लेक्स बन गया। ऐसे जांच करा, स्पष्ट जांच हो और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। उधर यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने इन आरोपों को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा। वहीं बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि वक्फ संपत्तियों में गड़बड़ियों की शिकायतें लंबे समय से आ रही थी और इसी वजह से सरकार ने वक्फ कानून में बदलाव किए। सही उठाया है, क्योंकि सपा और कांग्रेस के जमाने का घोटाला है। इन लोगों ने करोड़ों की संपत्ति हजारों में बेच करके खुद ले लिया है, किसी दूसरे को करके। आज भी इसकी कायदे से जांच होगी ना। आप देखिएगा बड़े बड़े माल, बड़े बड़े होटल वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर बने हैं, नाम किसी का है, चला कौन रहा है? यही सपाई चला रहे हैं, यही कांग्रेसी सब चला रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं वो सब। अब किराया 5 रुपया किराया है, बना के 5 रुपया किराया ले रहे हैं, 25,000 जमा कर रहे हैं 5 रुपया एक एक कमरे का। ये है सपा और कांग्रेस के लोगों का कारण। वक्फ बोर्ड में इस तरह के बहुत सारी धांधली का शिकायत पूरे देश के अंदर आ रहा था और यही कारण है कि वक्फ बोर्ड पर कानून भी बनाया गया है। वक्फ की संपत्ति संरक्षित और सुरक्षित रहे, ये सरकार ने जो है बहुत जिम्मेवारी के साथ और उस पर जो है अपना कार्रवाई की है।
फिलहाल वक्फ बोर्ड में अरबों खरबों के घोटालों के आरोपों ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। मुस्लिम धर्म गुरुओं से लेकर राजनीतिक दलों तक सभी जांच की मांग कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या इन आरोपों की किसी एजेंसी से विस्तृत जांच होगी और क्या वक्फ संपत्तियों में गड़बड़ी पर कोई और बड़ा खुलासा सामने आएगा। अयोध्या में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राम मंदिर दान जांच मामले को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में आगे की कार्रवाई को लेकर फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। वहीं चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं को निशाना बनाते हुए लगाए गए पोस्टरों पर भी बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि इस तरह के मामलों पर फैसला जनता और न्याय व्यवस्था करेगी। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं नई जो आपके इस पर रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है तो सबको जानकारी है इस बात की। अब देखिए एसआईटी क्या रिपोर्ट देती है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर संज्ञान ले लिया है तो अगर सुप्रीम कोर्ट उचित समझेगी तो सीबीआई से करावे या अपना कोई, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा तो सब पुराने बयान निकाले जाएंगे, पुराने पोस्टर निकाले जाएंगे, सबके निकलेंगे। भाई ये हमारा विषय नहीं है, हम लोगों का विषय नहीं है। हम या जनता इसमें कुछ कर नहीं सकती है। जो लोग जांच कर रहे हैं वही कुछ कर सकते हैं। इसमें हमारे आपके कहने से कुछ होने वाला नहीं है। अब कर लेते हैं अगली खबर की। मुरादाबाद के कटघर थाने के बाहर तुषार की मौत को लेकर परिजनों ने शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और पुलिस से न्याय की मांग की है। मृतक के पिता सुनील सिंह ने आत्महत्या की आशंका को खारिज करते हुए तुषार के दोस्त छोटू और राजा पर हत्या का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि रामगंगा पुल पर मिली बाइक पर खून के निशान और सिर चेहरे पर गंभीर चोटें भी मिली हैं। परिजनों ने सुसाइड मैसेज को भी फर्जी बताया। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर निष्पक्ष जांच शुरू कर दी है और लापता युवती की तलाश में नदी में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। भैया मामला ये है कि परसों शनिवार के दिन हमारे बेटे गया था सुबह ड्यूटी गया था। 11:15 बजे हमें मालिक जहाँ ड्यूटी करता है वहाँ का मालिक का फोन आया कि आपके घर में क्या प्रॉब्लम हुई है, आपका लड़का सीधे घर को भागा है। ठीक है, हम लोग ने सीधे मालिक को फोन किया। मालिक ने कहा कि आपका लड़का घर से गया। हमने कहा कोई बात नहीं है। फिर हमने लड़के को फोन किया, लड़के ने हमारा फोन रिसीव नहीं किया। थोड़ी देर बाद मैसेज आता है कि भैया मैं सुसाइड कर रहा हूँ, पर वो ऐसा नहीं था। वो बाकी हमारा लड़का गया था रामगंगा पुल पे, उसकी बाइक में चोट भी लगी है और उसकी बाइक में खून के निशान भी मिले हैं और उसके चेहरे में चोट लगी है और उसका मर्डर हुआ है। सीधा उसका डायरेक्ट मर्डर हुआ है और लोग इसको खाली लव पे आने और जहाँ भी जो बातचीत हुई है और हर सब लोग कह रहे हैं कि लड़की का मामला कुछ नहीं है। वो है छोटू और उसका भाई राजा और उसकी मौके पे वहाँ पे बाइक बरामद हुई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। गोरखपुर में एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में देर रात हुई मुठभेड़ में मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश को मार गिराया गया है। आपको बता दें, पुलिस ने बताया कि रामनगर कड़जहा 4 लेन पर घेराबंदी के दौरान बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके दाएं पैर और बाईं आंख के पास गोली लगी। गंभीर रूप से घायल आरोपी को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ के मुख्य आरक्षी महेंद्र सिंह को भी गोली लगने से घायल हो गए हैं, जिनका उपचार लगातार जारी है। वहीं घटनास्थल से पुलिस ने 32 बोर की पिस्टल और 1 मोटरसाइकिल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं और आगे की जांच में जुटी हुई है। उर्फ बाबू, जो कि मूल रूप से आजमगढ़ का रहने वाला है तथा पूर्व में हत्या के प्रयास तथा पुलिस हिरासत से फरार होने का अभियुक्त था और यह 1 लाख का इनामी था और साथ ही साथ इसके ऊपर 10 से ज़्यादा आपराधिक इतिहास है। इसकी एसटीएफ के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें इसके पास से भारी मात्रा में कारतूस, असला, मोटरसाइकिल बरामद किया गया था। इस पूरे मामले में एसटीएफ के कुछ जाबाज कर्मी भी घायल हुए थे, जिनका इलाज चल रहा है और उस मुठभेड़ के बाद इससे इलाज हेतु अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हुई है। और इस संबंध में विस्तृत प्रेस नोट थोड़े समय बाद एसटीएफ मुख्यालय से भी जारी जी। अभी तक जो प्राप्त जानकारी है उसके अनुसार 10 से भी अधिक मुकदमे इसके ऊपर पंजीकृत हैं और यह जनपद आजमगढ़ से 1 लाख का इनाम है। तो फरार भी हुआ था
जी, अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ये पुलिस हिरासत से फरार था काफी समय से और इसके ऊपर हत्या तथा हत्या के प्रयास के लिए पुष्टि करता है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। आगरा में एक फ्रिज के फ्रीजर में बर्फ से बनी शिवलिंग जैसी आकृति को देखकर लोग उत्सुक और आस्था से भर गए। जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इस आकृति के दर्शन के लिए पहुंचे। कई श्रद्धालु इसे बाबा बर्फानी का चमत्कार मान रहे हैं, जबकि अन्य इसे प्राकृतिक रूप से बनी बर्फ की आकृति बता रहे हैं। घटना की चर्चा पूरे इलाके में फैल गई है और लोग इसकी तुलना कश्मीर स्थित अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक रूप से बनने वाले बर्फ के शिवलिंग से कर रहे हैं। हालांकि इस आकृति को लेकर किसी वैज्ञानिक और प्रशासनिक स्तर पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। देखिए इस पर हमारी ये रिपोर्ट। ताज नगरी आगरा में इन दिनों भक्ति का एक अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है। अमूमन लोग गर्मियों में फ्रिज का इस्तेमाल पानी ठंडा करने या बर्फ जमाने के लिए करते हैं, लेकिन आगरा के एक घर में जब फ्रिज का दरवाजा खुला तो वहां का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फ्रिज के फ्रीजर के अंदर प्राकृतिक रूप से बर्फ की एक ऐसी आकृति बन गई है जो बिल्कुल हूबहू शिवलिंग जैसी दिखाई दे रही है। स्थानीय लोग इसे साक्षात बाबा बर्फानी का चमत्कार मान रहे हैं और दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। जैसे ही फ्रिज में बर्फ के शिवलिंग की ये खबर फैली, लोगों के जहन में तुरंत कश्मीर की पावन अमरनाथ गुफा में बनने वाले बाबा बर्फानी की छवि तैर गई। श्रद्धालुओं का कहना है कि हर किसी के लिए अमरनाथ की कठिन यात्रा कर बाबा बर्फानी के दर्शन करना मुमकिन नहीं होता। ऐसे में महादेव ने खुद उनके शहर में आकर दर्शन दिए हैं। मैं अपनी सिस्टर के घर आई थी, बर्फ लेने के लिए आई थी, तो उन्होंने कटोरा मुझे बर्फ का निकाल के दिया, तो मैंने देखा उसमें शिवलिंग बनी हुई थी। जैसी शिवलिंग देखकर मैंने देखा कि बाबा जी की शिवलिंग बनी हुई है, भोले बाबा की, तो मैंने उनके दर्शन किए, पैर छुए और फिर मैं अपने पति को बुला के लाई, तो उनसे ही मैंने बोला आप दर्शन कीजिए और उनके पैर छींचिए। बहुत अच्छा लगा, भोले बाबा हमारे घर आए, हमारे फ्रिज में आए, पधारे करके। तो रात का 11 बजे का समय था, मेरी सिस्टर आई रात को बर्फ लेने के लिए। मैंने जैसे दरवाजा खोला फ्रिज का बर्फ लेने के लिए, तो उसमें ऐसी आकृति बनी हुई थी। तो मेरी सिस्टर ने भी कहा, वो दीदी ऐसा लग रहा है जैसे कि अमरनाथ की शिवलिंग इसमें बन गई है। फिर मैं रात में किसी को बताया नहीं, फिर मैं सुबह किसी को दिखाया, तो फिर पूरे मोहल्ले में मालूम पड़ गई। हाँ, फिर सब लोग आने दर्शन करने के लिए आने। हमको 11 बजे 12 बजे पता पड़ा कि हम सबको भीड़ हो रही थी गली में, तो हम सो रहे थे, हमने देखा था, तो हम शिवलिंग की पूजा में दर्शन करने के लिए आए थे। यहाँ क्या कहते हैं गली में क्या हो गया, हमने दर्शन हो रहे, सब लोग कह रहे थे कि शिवलिंग निकली है, शिवलिंग निकली, तो हम देखने के लिए आ गए यहाँ पे। हम आइए अब सवेरे देख रहे हैं, सुबह से 12-1 बजे से सब ऐसी भीड़ लगी हुई है यहाँ दर्शन के लिए, और जे घुलते घुलते नेक रह गई और बहुत बड़ी थी। ये मामला इसलिए और चर्चा में आ गया क्योंकि लोगों ने इसे बाबा बर्फानी से जोड़कर इसकी चर्चा शुरू कर दी। लोगों ने इसे भगवान शिव का चमत्कार बताना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। बता दें कि अमरनाथ में प्राकृतिक रूप से बर्फ से बनने वाले शिवलिंग का आकार छोटा हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि बर्फ पिघल रही है और उसका असर शिवलिंग पर भी पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 57 दिन की यात्रा पूरी होने से पहले ही बर्फ का शिवलिंग 90% से ज्यादा पिघल गया है। इस तपती गर्मी के बीच आगरा के इस घर में बना बर्फ का शिवलिंग लोगों के दिलों में भक्ति की ठंडी बयार जरूर बहा रहा है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।